हेलो बच्चों, फर्स्ट ईयर की क्लास का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था खिलजी क्रांति के अंदर अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले अपन ने अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बारे में पढ़ा था। अब उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसने अपनी गृह नीति किस तरह से अपनाई थी, उसके बारे में अपन आज इस लेसन में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन की गृह नीति। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नव मुसलमानों का विद्रोह। जलालुद्दीन ने मंगोल बंदियों को क्षमा कर उन्हें दिल्ली के समीप मुगलपुरी में बस जाने दिया। इसके समय जलालुद्दीन के समय नव मुसलमानों ने विद्रोह किया था, जो मंगोल थे, जिनको मंगोल बंदियों के रूप में उसके सामने लाया गया था। उन्हें माफ़ करके उसने दिल्ली के समीप उनको बसने के लिए कहा गया। तो वो जगह थी मुगलपुरी में बसने के लिए जाने दिया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में वे नवीन मुसलमान कहलाए। 1307 ईस्वी में जब सुल्तान के सैनिक गुजरात आक्रमण से लौट रहे थे, तो इन नव मुसलमानों ने जालोर के लूट के माल के लिए विद्रोह कर दिया और सुल्तान के भतीजे तथा नसरत खां के भाई की हत्या कर दी। सुल्तान ने इस विद्रोह को बड़ी नरसंगतता से दबाया, मतलब बहुत ही नरसंहार वहाँ पर किया। बने लिखता है कि सुल्तान की आज्ञा पाते ही 3000 नव मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए और उनके बच्चों के टुकड़े टुकड़े करवा कर उनकी माताओं के सिरों पर रखाए गए। इस प्रकार से उसने इस विद्रोह को अंजाम दिया। दूसरा था अकत खां का विद्रोह। अकत खां सुल्तान का भतीजा था। वह भी अपने चाचा की भांति ही एक महत्वाकांक्षी नवयुवक था। रणथंबोर जाते समय सुल्तान तिलपत पर रुका तथा अकेला शिकार पर चल गया। अवसर पाकर अकत खां ने सुल्तान पर प्रहार किया तथा उसे मरा जान दिल्ली तख्त पर बैठने के लिए आ गया। पर मलिक काफूर ने अकत खां की चाल सफल नहीं होने दी। सुल्तान बनने के स्थान पर अकत खां को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। साथ में उसके छोटे भाई कुतुगलुक खां को भी मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसके परिवारजनों को कैद में डाल दिया गया। तीसरा था अमीर उमर तथा मग्गू खां का विद्रोह। अमीर उमर तथा मगनू खां का विद्रोह। ये दोनों अमीर सुल्तान की बहन के पुत्र थे। अकत खां के विद्रोह को शांत कर जब अलाउद्दीन रणथंबोर के घेरा डाले पड़ा था, तो इन दोनों ने बदायूं व अवध में बगावत का झंडा खड़ा कर दिया। परंतु इनके विद्रोह को दबाने में भी सुल्तान ने तत्परता से कार्य किया। दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया तथा कुछ दिनों बाद उन दोनों की आंखें निकलवा ली गई। इस प्रकार से दोनों के साथ इस तरह का सलूक किया गया। चौथा था हाजी मौला का विद्रोह। इन विद्रोहों से अधिक भयंकर विद्रोही हाजी मौला का था। यह सुल्तान से असंतुष्ट था क्योंकि सुल्तान ने उसे काजी अला उल मुल्क की मृत्यु के उपरांत दिल्ली का कोतवाल नहीं बनाया था। उसने भी सुल्तान के विरुद्ध बगावत कर दी। उसने सेना एकत्रित कर सुल्तान द्वारा नियुक्त कोतवाल तिरमिजी की हत्या कर दी और राजकोष पर अधिकार कर लिया। सुल्तान इस समय रणथंबोर के घेरे में व्यस्त था। खबर लगते ही सुल्तान ने उल्लुग खां को राजधानी भेजा, परंतु उसके पहुंचने के पहले ही स्वामी भक्त मलिक हमीदुद्दीन ने हाजी मौला को इस लोक से विदा कर दिया। इसके बाद ही उसके समर्थकों को भी निर्दयता से मरवा दिया। इन आंतरिक विद्रोहों से सुल्तान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, पर फिर भी उसने इनके कारणों पर मनन करना शुरू किया। वह सोचने लगा कि ये विद्रोह क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे क्या मौलिक कारण हो सकते हैं।
उसे विशेष कारण ये लगा कि वह स्वयं तो जनता के सीधे संपर्क में आता नहीं, प्रांत के सूबेदार उनके सीधे संपर्क में रहते हैं। प्रांतों से धन एकत्रित कर वे सेना का संगठन करते हैं। सेना व प्रांत के लोग उनके प्रति वफादार रहते हैं। अतः भविष्य में इस प्रकार के विद्रोह को रोकने के लिए सुल्तान ने कुछ साधन अपनाए जिनके द्वारा इन विद्रोह को रोका जा सकता था। वो साधन थे, पहला, गुप्तचर विभाग का गठन। सुल्तान ने समझ लिया कि ये विद्रोह योग्य गुप्तचरों के अभाव के कारण हो रहे हैं, उन्हें सही खबर नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण ये विद्रोह हो रहे हैं। अतः उसने इस विभाग का गठन किया। योग्य गुप्तचर नियुक्त किए गए जो कि सुल्तान को राज्य की प्रत्येक घटना से अवगत कराते रहते थे। जब यह विभाग सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित हो गया तो तुर्की अमीरों में सुल्तान के विरुद्ध बात करने की हिम्मत न रही और वह आपस में सुल्तान के विरुद्ध कुछ भी षड्यंत्र करने से पहले सोचने लगे। दूसरा था संपत्ति हरण। बहुधा धनी अमीर ही राज्य में उत्पात मचाने व सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने की सोचते थे। अतः अलाउद्दीन ने आदेश निकाल दिए कि जिन अमीरों को भूमि इनाम व दान में दे रखी है उस पर सरकार पुनः अधिकार कर ले। भूमि छीनकर उनकी पेंशन कर दी गई। धनी अमीरों की व्यक्तिगत पूंजी पर सुल्तान द्वारा अधिकार कर लिया गया। बर्नी लिखता है कि दिल्ली में केवल मलिक, अमीर, राज्य कर्मचारी, व्यापारी व हिंदू साहूकार के अतिरिक्त अन्य घरों में सोना नाम मात्र के लिए भी नहीं रह गया था। परिणाम ये निकला कि धनी हिंदू उसके विरुद्ध बगावत नहीं कर सके। नेक्स्ट था मद्यपान निषेध। सुल्तान जानता था कि अमीर व अन्य सामंत मादक वस्तुओं के सेवन से बाकी होते हैं या नशे की हालत में ही उन्हें भले बुरे का ध्यान नहीं रहता है। इस कारण अलाउद्दीन स्वयं ने शराब पीना बंद कर दिया तथा नगर में शराब पीना तथा इसका बिकना सर्वथा बंद कर दिया गया। वह जानता था कि नशा करके ही बगावत की बात करेगा या अंटशंट शब्दों का यूज़ लिया जाएगा। नेक्स्ट था सामंतों के पारस्परिक सम्मेलनों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अमीर जब कभी दावतों व अन्य सामाजिक उत्सवों पर एकत्रित होते हैं तो उनके मस्तिष्क में बागी होने की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि इन सम्मेलनों में बहुधा सुल्तान के विरुद्ध बातें अधिक होती है। अतः सुल्तान ने सामंतों व अमीरों के इस प्रकार के सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो दावतें हुआ करती थी उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन साधनों के अपनाने का परिणाम यह निकला कि जब तक सुल्तान शारीरिक व मानसिक रूप से दुर्बल नहीं हो गया उसके राज्य में विद्रोह नहीं हुआ और विद्रोह पर नियंत्रण कायम रहा। धन्यवाद बच्चों। आज यही नेक्स्ट क्लास में अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।